धन संपत्ति का मनोविज्ञान। लेखक मॉर्गन हाउसल। अध्याय 15। कुछ भी मुफ्त नहीं होता। हर चीज़ का एक मूल्य होता है, लेकिन हर मूल्य लेबल पर छपा नहीं होता। हर चीज़ का एक मूल्य होता है और संपत्ति संबंधी अधिकतर चीज़ों के लिए कुंजी उनके मूल्य को जानना और उसे चुकाने के लिए इच्छुक होना है। समस्या यह है कि अधिकतर चीज़ों का मूल्य तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक हम खुद उनका अनुभव ना कर लें। जब बिल अधिदेय हो। 2004 में जनरल इलेक्ट्रिक विश्व में सबसे बड़ी कंपनी थी, जिसकी शुद्ध संपत्ति $1 ट्रिलियन की 1/3 थी। बीते दशक के हर वर्ष में यह पहले या दूसरे स्थान पर रही थी, जो कॉरपोरेट कुली रणतंत्र का एक चमकता उदाहरण था। फिर मानो सब टूट कर ढह गया हो। 2008 के वित्तीय संकट ने जीई के वित्तीय भाग को अस्त व्यस्त करके रख दिया, जो कंपनी के आधे से ज़्यादा मुनाफे के लिए उत्तरदायी हुआ करता था। फलत इसे मिट्टी के मोल में बेच दिया गया। तेल और ऊर्जा की आगामी बाजियों की दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुई, जिनसे कई बिलियन का नुकसान हुआ। जीई का स्टॉक 2007 में $40 से गिरकर 2008 में $7 तक आ पहुंचा। सीईओ जेफ मेल्ट, जो 2001 से कंपनी संभाल रहे थे, उन पर अविलंबित रूप से निष्ठोदोषपूर्ण किया गया। उन्हें उनके नेतृत्व, अभिग्रहण, लाभ अंश में कटौती, कर्मियों की बर्खास्तगी और जाहिर तौर पर गिरते स्टॉक मूल्य के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। सही भी है, अच्छे समय में जिनके पास राजवंशीय संपत्ति होती है, वे पासा पलटने पर उत्तरदायित्वता का भार भी उठाते हैं। 2017 में वे पद से हट गए, लेकिन जाते समय मेल्ट कुछ गहन कह कर गए, अपने उन आलोचकों को जवाब देते हुए जिन्होंने उन्हें गलत ठहराया था और कहा था कि उन्हें जो करना चाहिए था वह प्रत्यक्ष था। मेल्ट को अपने क्रमानुयायी से कहा, हर काम तब तक आसान नज़र आता है जब तक आप उसे ना कर रहे हों। हर काम तब तक आसान नज़र आता है जब तक आप उसे ना कर रहे हों, क्योंकि अखाड़े में खड़े व्यक्ति के संघर्ष भीड़ में खड़े लोगों के लिए अदृश्य होते हैं। विस्तार, अल्पवादिक, निवेशक, नियामक, यूनियन, दीर्घस्थायी दफ्तरशाही की परस्पर विरोधी मांगों का सामना करना न सिर्फ कठिन है, बल्कि समस्याओं की तीव्रता को तब तक समझा नहीं जा सकता जब तक आप खुद उनका सामना ना करें। मेल्ट का क्रम अनुयायी जो सिर्फ 14 महीने टिक सका, उसने भी यह बात सही तरह समझ ली। बहुत सी चीज़ें सिद्धांत की तुलना में प्रयोग में अधिक कठिन होती हैं। कई बार ऐसा इसलिए होता है कि हम अति विश्वासी हो जाते हैं। अधिकतर बार हम सफलता के मूल्य को सही तरह से नहीं आंक पाते और इसी कारण हम इसे चुकाने में भी सक्षम नहीं हो पाते। 2018 तक 50 वर्ष के अंतराल में S&P को 119 गुना की वृद्धि हुई। आपको करना बस यह था कि आराम से बैठकर अपनी संपत्ति की कंपाउंडिंग होने दें। लेकिन जाहिर सी बात है, सफल निवेश आसान ही नज़र आता है जब उसे आप खुद ना कर रहे हों। स्टॉक लंबे समय तक रोक कर रखिए। आप अक्सर सुनेंगे, यह अच्छी सलाह है, लेकिन आप यह कैसे जानेंगे कि जब स्टॉक में गिरावट आ रही हो तो लंबे समय वाला दृष्टिकोण बनाए रखना कितना कठिन होता है। हर योग्य चीज़ की तरह सफल निवेश की भी एक मूल्य की मांग करता है, लेकिन इसकी मुद्रा डॉलर में या सेंट में नहीं। यह अस्थिरता है। भय, शंका, अनिश्चितता और पछतावा, वे सभी जिन्हें अनदेखा करना आसान है जब तक आप वास्तविकता में उनका सामना ना करें। यह समझने की असमर्थता कि निवेश का भी मूल्य होता है, हमें बिना कुछ किए कुछ पाने के लिए लुभा सकती है, और किसी दुकान के सामान चुराने की तरह शायद ही कभी इसका अंत भला हो। मान लीजिए आपको एक नई कार चाहिए जिसकी कीमत $30,000 है। आपके पास 3 विकल्प हैं। इसके लिए आप $30,000 का भुगतान करें। नंबर 2, एक सस्ती कार, इस्तेमाल हुई कार ढूंढें। नंबर 3, इसे चुरा लें। इस मामले में 99% लोग तीसरे विकल्प से बचना चाहेंगे, क्योंकि एक कार चुराने का परिणाम लुभाव पर भारी पड़ सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आप अगले 30 वर्षों में 11% वार्षिक प्रतिफल कमाना चाहते हैं, जिससे आप शांतिपूर्वक सेवानिवृत्त हो सकें। क्या यह पारितोषिक मुफ्त में मिलता है? बिल्कुल नहीं। दुनिया कभी भी इतनी अच्छी नहीं होती। हर चीज़ का एक मूल्य होता है और इसे चुकाना पड़ता है। इस मामले में यह मार्केट का कभी ख़त्म ना
होने वाला उपहास है, जो बड़े प्रतिफल देती तो है फिर उतनी ही जल्दी उन्हें ले भी लेती है। लाभांश मिलाकर 1950 से 2019 के बीच डॉ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज ने 11% का वार्षिक प्रतिफल दिया है, जो बहुत बढ़िया है, लेकिन इस अंतराल में सफलता का मूल्य भयंकर रूप से अधिक रहा है। इस चार्ट में छायांकित रेखाएं दिखाती हैं कि यह अपने पिछले सावर्धिक मूल्य से कम 5% कम कब था। मार्केट प्रतिफल का मूल्य यह होता है, यह शुल्क, यह प्रवेश शुल्क है और यह काफ़ी पीड़ा पहुंचाता है। अन्य उत्पादों की तरह जितना बड़ा प्रतिफल होगा उतना ही अधिक मूल्य। नेटफ्लिक्स स्टॉक ने 2002 से 2018 के बीच 35,000% का प्रतिफल दिया, लेकिन 94% दिनों में अपने पिछले सावर्धिक मूल्य से कम पर कारोबार किया। मॉन्स्टर बेवरेज ने 1995 से 2018 के बीच 3,19,000% का प्रतिफल दिया, इतिहास के सबसे अधिक प्रतिफल में से एक, लेकिन इस अंतराल में 95% समय पिछले सावर्धिक मूल्य से कम पर कारोबार किया। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कार की तरह यहाँ भी आपके पास कुछ विकल्प हैं। अस्थिरता और उथल-पुथल को स्वीकार कर आप यह मूल्य चुका सकते हैं, या फिर आप कम अनिश्चितता और भुगतान वाली कोई संपत्ति तलाश कर सकते हैं, ठीक इस्तेमाल की गई कार की तरह। या फिर आप कार की चोरी की तरह एक बड़ी चोरी का प्रयास कर सकते हैं, प्रतिफल पाने का प्रयत्न करना, इसके साथ आने वाली अस्थिरता से बचते हुए। निवेश में अधिकतर लोग तीसरा विकल्प चुनते हैं, एक कार के चोरी की तरह। हालांकि वे नेक नीयत और कानून के पाबंद होते हैं, वे ऐसी तरकीबें और कार्यनीतियाँ बनाते हैं जिससे मूल्य चुकाए बिना प्रतिफल पा सकें। वे ट्रेंड इन और ट्रेंड आउट करते हैं। वे अगली मंदी से पहले बचने और अगले उछाल से पहले खरीदने की कोशिश में लगे रहते हैं। अधिकतर निवेशक थोड़े बहुत अनुभव से यह जान जाते हैं कि अस्थिरता आम और सामान्य है। फिर काफ़ी निवेशक अगले कदम के रूप में वह चुनते हैं जो सबसे तर्कशील प्रतीत होता है, इससे बचने का प्रयास करना। लेकिन धन देवता ऐसे लोगों को मान नहीं देते जो बिना मूल्य चुकाए पारितोषिक पाने की कोशिश करते हैं। कुछ कार के चोर शायद बच कर निकल जाएं, कहीं अधिक पकड़े भी जाएंगे और फिर उन्हें दंड भी दिया जाएगा। निवेश में भी ठीक ऐसा ही होता है। मॉर्निंग स्टार ने एक बार सामरिक म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन पर नज़र डाली, जिनकी कार्यनीति सही मौके पर स्टॉक और बॉन्ड के बीच अदला बदली करना है, जिससे वे कम जोखिम पर अधिक मार्केट प्रतिफल प्राप्त कर सकें। वे बिना मूल्य चुकाए प्रतिफल पाना चाहते हैं। यह शोध 2010 के मध्य से 2011 के अंत तक के अंतराल पर केंद्रित था, जब यूएसए स्टॉक मार्केट ने मंदी के डर से घमासान मचा था और S&P 500 में 20% की गिरावट हुई थी। ठीक इसी तरह के वातावरण में सामरिक फंड काम करते हैं। यह उनका जगमगाने का समय था। मॉर्निंग स्टार की गिनती के अनुसार इस अंतराल के दौरान 112 सामरिक म्यूचुअल फंड थे। इनमें से मात्र 9 को प्रतिफल जोखिम समायोजित और बेहतर थे, बजाय साधारण 60 से 40 स्टॉक बॉन्ड फंड के। 1/4 से कम सामरिक फंड के सूचकांक से छोटी उच्चतम गिरावट थी। मॉर्निंग स्टार ने लिखा, कुछ अपवादों के अलावा सामरिक फंड ने कम लाभ प्राप्त किया, अधिक अस्थिर रहे और जोखिम के उतना ही अधीन थे जितना हैंड्स ऑफ फंड। बहुत से व्यक्तिगत निवेशक निवेश करते समय इस बात में आ जाते हैं। मॉर्निंग स्टार के अनुसार औसत इक्विटी फंड निवेशक ने जिन फंड में निवेश किया उनमें प्रति वर्ष आधे प्रतिशत की दर से कमज़ोर प्रदर्शन किया, जो खरीदने और बेचने का नतीजा था, जबकि उन्हें खरीद कर रोकने रखना था। विडंबना यह है कि मूल्य चुकाने से बचने के लिए निवेशकों को दुगना मूल्य चुकाना पड़ता है। वापस जीई की बात करते हैं। इसकी अनेकों त्रुटियों में से पूर्व सीईओ जैक वेल्व के काल से उत्पन्न होती हैं। वेल्व यह सुनिश्चित करने के लिए प्रसिद्ध हो गए कि प्रति शेयर त्रैमासिक आय वॉल स्ट्रीट के अनुमान को पछाड़ दे। वे ग्रैंड मास्टर थे। अगर वॉल स्ट्रीट के पत्रकार $0.25 प्रति शेयर की अपेक्षा करते तो जैक कुछ भी करके उसे $0.26 प्रदान करते, फिर चाहे व्यवसाय या अर्थव्यवस्था की दशा कैसी भी हो।
ये ऐसा आंकड़ों के परिमार्जन से करते थे। यह उदार विवरण है। भविष्य की तिमाही में से लाभ निकाल वर्तमान तिमाही में डालना ताकि आज्ञाकारी आंकड़े अपने मालिक को सलाम कर सकें। फॉर्ब्स ने ऐसे ही दर्जनों उदाहरणों में से एक का वर्णन करते हुए कहा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक ने लगातार 2 साल तक लक्ष्य उपभोक्ता की बजाय बेनाम वित्तीय सहभागियों को लोकोमोटिव बेचे, जिसने स्वामित्व के अधिकतम जोखिम को जीई पर ला छोड़ा। वेल्व ने अपने खेल को कभी नहीं नकारा। उन्होंने अपनी किताब स्ट्रेट फ्रॉम द गट में लिखा, संकट काल को लेकर हमारे व्यवसाय प्रावधानों की प्रतिक्रिया जीई संस्कृति की प्रारूपिक थी। तिमाही के खाते बंद होने पर भी बहुत से तुरंत आय की कमी को भरने का प्रस्ताव देते। कुछ कहते कि वे अचंभे को ऑफसेट करने के लिए अपने व्यवसाय में से अतिरिक्त $10 मिलियन, $20 मिलियन या फिर $30 मिलियन लगा सकते हैं। नतीजा यह निकला कि वेल्व के नेतृत्व में शेयरधारकों को मूल्य नहीं चुकाना पड़ा, उन्हें स्थिरता और पूर्वानुमेयता प्राप्त हुई। ऐसा स्टॉक जो 10 साल बाद बिना अनिश्चितता के अचंभे के बढ़ता रहा, फिर बिल-देय हो गया, जैसे कि हमेशा होता है। जीई के शेयरधारकों को 1 दशक तक उस महंगाई घाटे की मार झेलनी पड़ी जो पहले लेखांकन दांवपेच के कारण परिरक्षित थे। वेल्व के युग के छोटे मुनाफे आज बड़ा घाटा बन गए। इसका सबसे विचित्र उदाहरण विफल गिरवी दिग्गजों फ्रेडी मैक और फ्रेनी के रूप में देखने को मिला, जिन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में अपनी वर्तमान आय को कई बिलियन डॉलर से अंडर रिपोर्ट करते पकड़ा गया। उनका ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि उस लाभ को भविष्य के अंतराल में फैलाकर निवेशकों को सहज और पूर्वानुमेयता के भ्रम में रखा जा सके। मूल्य ना चुकाने का भ्रम। प्रश्न यह उठता है, इतने लोग जो कार, घर, भोजन और छुट्टियों का मूल्य चुकाने को तैयार हैं, अच्छे निवेश प्रतिफल का मूल्य चुकाने से क्यों बचते हैं? जवाब आसान है, सफलता में निवेश का मूल्य तुरंत प्रत्यक्ष नहीं होता। यह कोई प्राइस टैग नहीं जिसे आप देख सकें। इसीलिए जब बिल देय होता है, यह कुछ अच्छा पाने के शुल्क की तरह प्रतीत नहीं होता। यह कुछ गलत करने के जुर्माने जैसा लगता है। और हालांकि लोग शुल्क चुकाने के लिए राजी रहते हैं, जुर्माने से हमेशा बचा जाता है। ट्रैफिक के जुर्माने और IRS के जुर्माने का मतलब होता है कि आपने कुछ गलत किया है जिसके लिए आपको सज़ा मिलनी जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी संपत्ति को घटते देखे और वह घटावे उसे जुर्माने के रूप में दिखे, वह स्वाभाविक रूप से भविष्य में उससे बचना चाहेगा। यह बहुत साधारण सुनाई पड़ता है, लेकिन मार्केट की अस्थिरता को जुर्माने के बजाय शुल्क के रूप में देखना उस मानसिकता को विकसित करने के लिए आवश्यक है जो आपने इतने समय तक टिके रहने दे कि आपके निवेश का लाभ आपके पक्ष में हो जाए। कुछ निवेशकों की यह कहने की प्रवृत्ति होती है, अगर मैं अपनी 20% संपत्ति खो दूं तो भी मैं संभाल लूँगा। नए निवेशकों के लिए यह दोहरे के रूप में सच है, जिन्होंने कभी भी 20% के घाटे का अनुभव नहीं किया। लेकिन अगर आप अस्थिरता को एक ऐसे रूप में देखेंगे, चीज़ें अलग नज़र आएंगी। डिज्नीलैंड के टिकट का मूल्य $100 होता है, लेकिन इसके बदले आपको अपने बच्चों के साथ एक यादगार दिन बिताने को मिलता है। पिछले वर्ष लगभग 18 मिलियन लोगों को ऐसा लगा कि यह शुल्क चुकाने योग्य था। कुछ को लगा कि $100 कोई सज़ा या जुर्माना था। शुल्क का उचित समझौता प्रत्यक्ष होता है जब यह साफ हो कि आप इसे चुका रहे हैं। निवेश में भी ऐसा ही है, जहां अस्थिरता लगभग हमेशा एक शुल्क होती है, जुर्माना नहीं। मार्केट प्रतिफल कभी मुफ्त नहीं होते और ना ही कभी होंगे। हर अन्य उत्पाद की तरह वे आपसे एक मूल्य चुकाने की मांग करते हैं। इस मूल्य को चुकाने के लिए कोई आपको मजबूर नहीं करता, ठीक जैसे कोई आपको डिज्नीलैंड जाने के लिए मजबूर नहीं करता। आप एक स्थानीय मेले में जा सकते हैं जहां की टिकट सिर्फ $10 हो, या फिर मुफ्त में घर पर रह सकते हैं। आप ऐसे भी अच्छा समय बिता सकते हैं, लेकिन आमतौर पर आपको वही मिलेगा जिसका आप मूल्य चुकाएंगे। मार्केट में भी यही होता है। अस्थिरता, अनिश्चितता का शुल्क, प्रतिफल का मूल्य
कम शुल्क वाले पार्क जैसे नकद और बॉन्ड से बड़े प्रतिफल पाने का प्रवेश शुल्क। उपाय यह है कि आप खुद को समझाएं कि मार्केट का शुल्क इस योग्य है। अस्थिरता और अनिश्चितता का सामना करने का यही सही तरीका है, सिर्फ इसे झेलना नहीं, बल्कि यह समझ पाना कि यह एक चुकाने योग्य प्रवेश शुल्क है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ऐसा ही हो। कभी कभी डिज्नीलैंड में बारिश भी हो जाती है, लेकिन अगर आप प्रवेश शुल्क को जुर्माने की तरह देखेंगे, आप कभी भी जादू का आनंद नहीं ले पाएंगे। मूल्य पता करें और फिर उसे चुकाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।